नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अजय शंकर त्रिपाठी। तो आज हम लोग बात करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154, जिसमें व्यवस्था की गई है एफआईआर का। आप लोग सब जगह इस बात को आमतौर पे सुनते हैं कि उसके खिलाफ एफआईआर हो गया, उसके खिलाफ एफआईआर हो गया, हमने उसके खिलाफ एफआईआर किया है। तो एफआईआर क्या है और एफआईआर में क्या करना पड़ता है, एफआईआर कैसे लिखी जाती है, और एफआईआर अगर नहीं लिखी जाती है तो उसके बाद क्या प्रावधान है, और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो क्या किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे। इसके पहले कि मैं आगे बताऊं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और चैनल को अंत तक देखना ना भूलें। तो दोस्तों, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसका फुल फॉर्म है। इसको हिंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो ये जो व्यवस्था है हमारे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में है। इसके तहत कोई भी ऐसी घटना घटती है जिसकी सूचना थाने में जाकर के वहाँ के भार साधक अधिकारी को देने की जो प्रक्रिया है उसी को एफआईआर कहा जाता है। तो कोई भी संज्ञेय अपराध है जिसमें कि, या असंज्ञेय अपराध है जिसमें कि आपको कोई सूचना मिलती है या आपके साथ कोई घटना घट जाती है या किसी के भी साथ कोई घटना घटती है, तो उसकी सूचना, उसकी इत्तला जो है, उसकी रिपोर्ट थाने में करने को एफआईआर कहा जाता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसके साथ घटना घटी है वही व्यक्ति जाकर के थाने में रिपोर्ट लिखाए। कोई भी व्यक्ति जिसको ये सूचना मिलती है कि ऐसी ऐसी घटना जो आपराधिक कृत्य है और अपराध से संबंधित है, उसकी सूचना वो थाने में जाकर के दे सकता है। तो थाने में सूचना आप लिखित तौर भी दे सकते हैं और मौखिक तौर पे भी दे सकते हैं। यदि आप लिखित तौर पे देते हैं या मौखिक तौर पे देते हैं तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि वो घटना कहाँ घटी है, उस स्थान का नाम, अपना नाम, उस घटना में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, इस पक्ष के भी, उस पक्ष के भी, और फोन नंबर यदि हो तो फोन नंबर भी उपलब्ध कराना चाहिए। अज्ञात व्यक्ति हैं तो अज्ञात व्यक्तियों के बारे में सूचना देना होगा आपको, ताकि उस घटना का एक पूरा ब्यौरा, पूरा मतलब कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि क्रमवार हर चीज को आपको वहां बताना ही है। आप संक्षेप में समरी भी बता सकते हैं। अगर मौखिक बताते हैं तो मौखिक सूचना आपको अपने जो वहाँ रजिस्टर है उसमें वो लिखेगा, लिखने के बाद आपको पढ़ करके सुनाएगा और उसके बाद आपके हस्ताक्षर लेगा। और यदि आप लिखित देते हैं किसी घटना की रिपोर्ट की, तो लिखित की जो पावती है वो आप थाने का स्टाम्प लगा करके अपने हस्ताक्षर करके आपको वापिस देगा। तो इस प्रक्रिया को एफआईआर कहते हैं। और इसमें आगे हम थोड़ा सा बढ़ें तो एफआईआर कई प्रकार से होती है। मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं और वहाँ कोई घटना घट जाती है और यहाँ के रहने वाले हैं, या यहाँ कोई घटना घटी है और कहीं बाहर हैं, तो ऐसे केसों में जीरो में भी एफआईआर लिखी जाती है। और जीरो में जो संज्ञेय मामला है उनके एफआईआर जहां आप उपस्थित है उस थाने में लिखी जाएगी, और जहां का वो मामला है उसको अन्वेषण के लिए, उसको जांच के लिए, उसको वहां उस थाने को भेज दिया जाता है। तो ये जीरो में एफआईआर इसी को कहते हैं। ये 2000 निर्भया केस के बाद इसमें उच्च न्यायालय और विधायिका ने बहुत इसमें बहस हुई और बहुत सारे इसमें प्रावधान जोड़े गए हैं, जिसके तहत जीरो में एफआईआर लिखी जाती है और संबंधित मामले को संबंधित थाने में भेज दिया जाता है। कुछ एफआईआर ऐसे होते हैं जैसे कोई मारपीट की घटना है, उसमें दोनों पक्ष पीड़ित हैं, दोनों पक्षों को चोटें आई हैं, तो ऐसे एफआईआर को काउंटर एफआईआर कहा जाता है, जिसमें कि दोनों तरफ से एफआईआर होता है। कुछ एफआईआर ऐसे होते हैं जिसमें कई लोग शामिल होते हैं, कई अपराध उसमें उनके द्वारा किए गए होते हैं, तो ऐसे भी अपराध एफआईआर होते हैं। और
कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जिनको हम एफआईआर कराने जाते हैं, लेकिन वो मामले जो है एफआईआर लायक होते नहीं हैं। तो ये पुलिस के जो भार साधक अधिकारी हैं, वहाँ प्रभारी हैं, उनको ये अधिकार है कि जो मामले, जिस मामला में कोई अपराध नहीं बनता हो और सिविल प्रकृति का मामला हो, सिविल प्रकृति का मतलब जमीन से संबंधित कोई मामला हो, और मान लीजिए कुछ आपसी लेन देन का मामला हो, या पति पत्नी के साधारण से कोई विवाद हो, जिनको कि आपसी नेगोशिएशन के माध्यम से, परिचर्चा के माध्यम से, या फिर इसके लिए एक केंद्र भी बने हैं समझाइश देने के लिए, जहां उनको समझाया जा सकता है, तो ऐसे मामलों में एफआईआर नहीं भी की जाती है। तो अब हम इस पर बात करेंगे कि जो गंभीर मामले हैं, जिसपे आपको लगता है कि हाँ, इस पे हमारी रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए, और उसके बाद भी थाना प्रभारी जो है, वहाँ का स्टेशन ऑफिसर जो थाने का भार साधक अधिकारी है, प्रभारी है, वो अगर रिपोर्ट नहीं लिखता है तो आपको क्या करना है। तो आप उस रिपोर्ट को लिख करके पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ जो है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो भी हैं, उनके यहाँ डाक के माध्यम से भेज सकते हैं, और अगर जा करके स्वयं मिलना चाहें तो स्वयं भी जा करके उसको दे सकते हैं कि भाई फला फला घटना घटी थी, अरे ये बात थी, वहाँ की पुलिस अधिकारी है और दूसरे पक्ष से मिल गया है और थाना प्रभारी, और मेरी रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। तो वो एक शिकायत के साथ अपनी बात, अपनी रिपोर्ट उस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को आप जा करके दे सकते हैं। तो जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, उसको वो चाहे तो उसके पास अधिकार है, वो स्वयं उसका अन्वेषण कर सकता है, खुद जांच कर सकता है, या फिर ऐसे किसी अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को उसकी रिपोर्ट लिखने के लिए कह सकता है, और उस रिपोर्ट पर आगे की अन्वेषण की कार्यवाही चालू करने के लिए उसको कह सकता है। ये तो हो गई एक 154 की व्यवस्था। और इसके बाद भी यदि आपकी रिपोर्ट थाने में भी नहीं लिखी गई, आपकी रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को देने के बाद भी नहीं लिखी गई, तो इसके लिए आगे की व्यवस्था 154 में जैसे एफआईआर की व्यवस्था है, उसी के आगे 156(3) में ये व्यवस्था है कि आप किसी भी जीएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जा करके, या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिस सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को पावर दिया है और जिसको सीआरपीसी की धारा 190 के तहत अपराधों का संज्ञान लेने की शक्ति प्राप्त है, उसके समक्ष जाकर के 156(3) के तहत एक एप्लीकेशन शपथ पत्र के माध्यम से दे सकते हैं, जिस पर कि वो मजिस्ट्रेट संबंधित थाना के प्रभारी को उस मामले की जांच कर प्रतिवेदन मंगा सकता है। तो जब मजिस्ट्रेट उसको जांच करने के लिए देगा उस पुलिस अधिकारी को, तो वो जो थाना प्रभारी है वो बाध्य होकर के उस पर उसको जांच की कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। तो 156 का उपयोग सिर्फ यहाँ ही नहीं होता है। 156 का उपयोग तब भी हो सकता है जब आपकी एफआईआर तो लिख ली गई हो, लेकिन संबंधित पुलिस बहुत अच्छी होती है, पुलिस खराब नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे पुलिस वाले क्या पार्शलिटी भी करते हैं, और ये चीजें देखने में आई हैं कि किसी दूसरे पक्ष को ज्यादा तरजीह देते हैं, ज्यादा उनकी बात सुनते हैं, और पीड़ित पक्ष इसमें अपने आप को असहाय महसूस करता है। तो ऐसी स्थिति में जब उसको लगता है कि उसका इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो रहा है, उसकी जांच सही नहीं हो रही है, उसका अन्वेषण जो है सही नहीं किया जा रहा है, उसकी विवेचना सही नहीं की जा रही है, तब भी वो 156(3) का आवेदन पत्र मजिस्ट्रेट के समक्ष लगा सकता है। और मजिस्ट्रेट जिसको धारा 190 के तहत संज्ञान लेने का अधिकार है, तो वो अलग विषय है कि जिन मामलों में वो संज्ञान ले लेगा उस पर 156(3) की कार्रवाई नहीं करता है। तो संज्ञान लेने के पहले की कार्रवाई है कि आपके आवेदन पत्र पर वो संबंधित थाना प्रभारी को दे देगा।
आदेश कि आप इस मामले की जांच करो, और जांच पर जो है उसका प्रतिवेदन आएगा। उसके बाद जो है आप उस प्रतिवेदन के आधार पे सीआरपीसी की धारा 200, जिसमें कि परिवाद प्रस्तुत करने का व्यवस्था है, सीधे कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। और कंप्लेन फाइल करने के लिए कोर्ट आपका बयान लेगी, आपके साक्षियों का बयान लेगी। उसके बाद फिर जो भी है उस परिवाद पर अभियुक्त को समन योग्य मामला है तो समन करेगी, वारंट योग्य मामला है तो वारंट करेगी। ये एक प्रक्रिया है। तो इस बात को हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि एफआईआर जो है अगर नहीं लिखी जाती है तो क्या करना है, और लिखी जाती है तो उसके आगे पुलिस अपनी विवेचना करती है, उसमें संबंधित घटना पर जाती है, वहां पर गवाहों का बयान लेती है, और जो भी अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान उसको करना होता है उस मामले में वो करती है। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो पुलिस के हस्तक्षेप योग्य नहीं होते हैं। हम जाते तो हैं कि भाई हमारे साथ ये घटना हो गई, आप एफआईआर कैसे नहीं लिखोगे, आपको लिखना पड़ेगा, ये वो वाद विवाद प्रतिवाद तक करके आ जाते हैं। लेकिन कानून में कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं, कुछ धाराएं ऐसी होती हैं जो कि अपराध उसमें नहीं माना जाता है, या उसके लिए अलग विधि में अलग व्यवस्था की गई है, या भारतीय दंड संहिता में भी कुछ प्रावधान उसके अलग हैं। तो वहां पर पुलिस अधिकारी 155 की कार्रवाई करते हैं। 155 में क्या है, उनको फिर एक कागज लिख के दिया जाता है कि ये पुलिस हस्तक्षेप योग्य मामला नहीं है, इसमें आप सीधे जाकर के न्यायालय में परिवाद दायर कर सकते हैं और न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो आज आपने समझा 154, 155 और 156(3) और साथ में 200 जो परिवाद हम प्रस्तुत करते हैं उसके विषय में। अब इसकी व्याख्या अगर करना चाहें तो एफआईआर एक लंबा विषय है। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको हम बता दें कि एफआईआर जो आप करने जाएंगे, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट आपकी लिखी जाएगी, उसका कोई शुल्क किसी न्यायालय में नहीं लगता है। उसके लिए एक भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा थाने में, और आपकी एफआईआर, आपकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में मुफ्त लिखी जाएगी। यदि कोई पैसा मांगता है आपसे थाना में रिपोर्ट लिखे जाने की, तो इसकी सूचना आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को दे सकते हैं, और उस पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई भी हो सकती है जो आपसे रिपोर्ट लिखने के लिए पैसा मांगता है। तो न केवल आपकी एफआईआर लिखी जाएगी, बल्कि उसकी एक प्रति आपको जो है फ्री में दी जाएगी, निःशुल्क। ये कानून में व्यवस्था है। 154 में ही इस बात का उल्लेख है कि आपका एफआईआर विधिवत लिखा जाएगा और आपको उसकी प्रति निःशुल्क दी जाएगी। ऑनलाइन भी आजकल एफआईआर होते हैं, और ऑनलाइन एफआईआर में हर एफआईआर का एक नंबर होता है, और उस नंबर के आधार पे पूरे भारत में कभी भी उस थाने को आप जान सकते हैं कि ये किस थाने का एफआईआर होता है। जैसे हर गांव का जहां की पोस्ट ऑफिस है या उप डाकघर है, उसका जैसे पिन नंबर होता है, वैसे ही हर थाने का एक एफआईआर कोड भी होता है। तो इसके लिए ये आवश्यक होता है कि आप जो है उसके प्रावधान जैसा है उसके अनुरूप, यदि ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन के हिसाब से भी कर सकते हैं, और थाने में जाकर करना चाहे तो थाने में जाकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें जो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको देता रहता हूं। तो मुझे फिर से निवेदन करना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह का अपना प्यार देते रहें। लाइक करें, शेयर करें। वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।